हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है परीक्षा में कैसे ज़्यादा सफलता हासिल करें। बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम टाइम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते या भूल जाते हैं, या फिर कई बार राइटिंग स्पीड कम होने की वजह से पेपर को वो छोड़ आते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 9 टिप्स जिनको यूज करके आप अपने बच्चों की एग्जाम्स में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी करा पाएंगे और आपका बच्चा एग्जाम्स में परीक्षा में ज्यादा सफलता हासिल करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एग्जाम टाइम में स्ट्रेस फ्री रहें, आप भी स्ट्रेस फ्री रहें, तनाव मुक्त रहें, तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एनवायरनमेंट पे भी दो चीजें आती हैं, एक आउटर एनवायरनमेंट और एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक बाहरी वातावरण और एक आंतरिक वातावरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर एनवायरनमेंट के बारे में कि अगर बच्चे के लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे वो अच्छे से अपनी स्टडी कर पाए, फोकस कर पाए, कंसंट्रेट कर पाए। तो उसमें भी 4 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आउटर एनवायरनमेंट में सबसे पहला है कि बच्चे को जब भी पढ़ाने के लिए आपको उसको बिठाना है तो उसके लिए टेबल और चेयर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बेड पर बैठकर या लेटकर पढ़ते हैं, तो बेड पर जाते ही बच्चों को नींद आने लगती है। और अगर बच्चा टेबल चेयर पर आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेगा तो वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा। और वैसे भी जो स्टडी का एक ही प्लेस होना चाहिए। बार बार अगर बच्चा जगह बदलता है तो उससे उसका माइंड पूरा फोकस नहीं हो पाता, और जैसे ही वो अपनी स्टडी टेबल पर और चेयर पर आकर बैठेगा तो उसका माइंड सीखने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों को टेबल चेयर पर पढ़ने की आदत डालिए। पॉइंट नंबर 2, टेम्परेचर। जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा। और हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पर फ्रेश एयर भी आती रहे। कई बार क्या होता है कि अगर हम बच्चे को बिल्कुल बंद कमरे में, जहाँ पर विंडो भी बंद है, डोर भी बंद है, ऐसे में अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसका माइंड धीरे धीरे सुस्त होने लगेगा और बच्चे को नींद आने लगेगी। अगर बच्चा ओपन एयर में पढ़ता है तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, वहाँ के जिस कमरे में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ की विंडो और डोर खुले होने चाहिए ताकि हवा सर्कुलेट करती रहे और बच्चे को ऑक्सीजन पूरा मिलता रहे। अब हम इसी पॉइंट में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3। बच्चे को सिखाइए टेबल को अरेंज करके बैठना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट की बुक्स सामने रख देते हैं और बहुत सारी फालतू चीज़ें वहाँ रख देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे का फोकस नहीं हो पाता और बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं लग पाता। क्योंकि कभी वो सोचता है कि मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, कभी सामने उसको एसएसटी की बुक दिख गई तो वो सोचेगा कि मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ, कभी हिंदी की दिख गई तो हिंदी पढ़ने लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को पेपर पर एक शेड्यूल तैयार करके देना है, उसके कितने सब्जेक्ट हैं, कितना उसका सिलेबस है, कितना उसके पास टाइम है, उसके अकॉर्डिंग उसको एक अपना टाइम टेबल तैयार करना है, उसको एक शेड्यूल तैयार करना है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको स्टडी करनी है। तो जब भी बच्चा जो भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठता है तो उसको सिर्फ उसी सब्जेक्ट की नोटबुक या बुक पास में रखनी है, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी नोटबुक या बुक पास में नहीं रखनी है, क्योंकि ऐसा करने से वो फोकस नहीं कर पाएगा। जब उसके पास उसकी टेबल पूरी अरेंज होगी, फालतू का सामान वहाँ पर नहीं होगा, तो बच्चा पूरा फोकस होकर एक ही सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से कर पाएगा। अब इसी में पॉइंट नंबर 4 है हमारा नेचुरल लाइट। जहाँ पर बच्चा पढ़ता है वहाँ पर नेचुरल लाइट आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके बच्चा अगर नेचुरल लाइट में पढ़ सकता है तो बहुत ही अच्छा। अगर वो खुले में पढ़ सकता है, बालकनी में पढ़ सकता है या विंडो के पास उसकी स्टडी चेयर रखी जा सकती है तो बहुत ही उसके लिए बेनिफिट होगा, उसकी आंखों के लिए भी और उसके माइंड के लिए भी। क्योंकि जितना ज़्यादा हम नेचुरल लाइट में रहते हैं तो हमारे ब्रेन को
सिग्नल जाते हैं और मतलब वो पढ़ने के लिए अलर्ट रहता है माइंड। लेकिन जहाँ पर भी डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, तो बच्चे को हमें नींद आने लगती है, तो ऐसे में बच्चा फिर सो जाएगा। तो अगर जितना ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चा नेचुरल लाइट में पढ़े। अगर नेचुरल लाइट की व्यवस्था नहीं है तो उसको वैसे भी पूरी लाइट्स कमरे में होनी चाहिए जहाँ वो पढ़ता है। और अगर लाइट की व्यवस्था पूरी नहीं है तो उसको टेबल लैंप दीजिए ताकि उसको प्रॉपर लाइट मिले, क्योंकि ये उसके माइंड के लिए भी और उसकी आइज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हमने बात की इन्वायरमेंट के बारे में, आउटर इन्वायरमेंट। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी इंटरनल इन्वायरमेंट, आंतरिक वातावरण। कई बार बच्चे के माइंड में बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चा कंसंट्रेट अपनी स्टडी पर नहीं कर पाता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। इसकी वजह से या बच्चे के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन चलते रहते हैं अपनी स्टडी को लेकर, एग्जाम को लेकर, या कोई उसकी पास्ट की ऐसी बैड मेमोरी हो सकती है एग्जाम से रिलेटेड जो उसको डिस्टर्ब कर रही हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी, अगर आपको ऐसा फील हो बच्चे के बिहेवियर को देखकर, तो आप प्लीज़ उसे ऑब्जर्व कीजिए और बच्चे से बात करके, बच्चे से डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए। तभी बच्चा कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दे पाएगा। तो अभी हमने बात की पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हर एक्टिविटी में, तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, गोल सेटिंग। बच्चे को सिखाइए गोल सेट करना। एक्चुअली जब तक हम गोल सेट नहीं करते कि हमें कौन सा वर्क कितने समय में कंप्लीट करना है, कौन सा सब्जेक्ट, अगर हम स्टडी की बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कितना टाइम है और कितना हमारे पास सिलेबस है, जब हम पूरा उसका प्लान कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं कि 1 वीक में हमें ये सब्जेक्ट करना है, दूसरे वीक में ये करना है, उसमें हमें कितना टाइम देना है, वो सारी चीज़ें जब हम एक गोल बना लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड जल्दी फिर गोल को पूरा करने में लग जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई गोल ही नहीं होगा कि हमारे पास कितना टाइम है, कितना टाइमिंग है और कितना हमारे पास सब्जेक्ट हैं, तो हमारा माइंड फोकस नहीं कर पाता। तो इसीलिए बच्चे को सिखाएं कि वो अपना गोल तैयार करे। वीकली गोल हो सकता है, मंथली गोल हो सकता है, पूरे 6 महीने का गोल हो सकता है, 3 महीने का गोल हो सकता है। तो पूरे साल में इस तरह छोटे छोटे बच्चों को गोल सेट करना सिखाएं। फिर वो बच्चा जब 2-3 बार आप सिखा देंगे, उसके बाद वो खुद अपने आप उसका माइंड प्लान करने लगेगा और उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लगेगा। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, सुनने की कला विकसित कीजिए। बच्चा अगर आप चाहते हैं स्टडी में हमारा अच्छा करे तो बच्चे को सिखाइए सुनने की कला, उसके अंदर विकसित कीजिए। और सुनने की कला बच्चा सीखता है हमारे से, पेरेंट्स से। जब बच्चा आपसे कुछ कम्युनिकेट करने आए तो प्लीज उसे पहले ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे की बात को सुने बिना ही बीच में काट देते हैं और हम अपनी एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बच्चा भी यही सीख जाता है। तो बच्चे को जब कुछ सिखाया जाता है स्कूल में या घर में, कुछ उसे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो उसका माइंड भी फिर वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। वो भी बात को सुने बिना ही अपनी कहने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे में फिर बच्चा कम सीख पाता है। तो हमें बच्चों के अंदर सुनने की कला विकसित करने के लिए हमें खुद रोल मॉडल बनना है और उन्हें ये कला को सिखाना है। तो जब बच्चा अच्छे ढंग से सुनने की कला जब उसके अंदर विकसित हो जाएगी, तो जब उसको क्लास में टीचर पढ़ाएंगे तो बहुत ध्यान से सुनेगा, और जितना ज़्यादा वो सुनेगा उतना ही ज़्यादा वो सीखेगा, उतना ही ज़्यादा वो एग्ज़ाम में फिर वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब तैयारी करने बैठेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट जो उसकी क्लास में उसने सुने थे, वो सब उसको जल्दी याद आएंगे अगर उसने ध्यान से सुना होगा तो। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, दिमाग की ताकत को भी बढ़ाएं। देखिए, हम बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बच्चे बहुत सारी तैयारी करें, बहुत सारा पढ़ाई करें, बहुत कुछ लर्न कर लें, बहुत कुछ सीख लें। लेकिन हमारा इस तरह फोकस नहीं जाता है कि जैसे बॉडी को हमें खाना देना होता है, ऐसे ही हमें ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए उसके लिए कुछ डाइट भी होती है और उसके साथ साथ
उसको रिलैक्सेशन टेक्निक भी हमें बच्चों को सिखानी है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए बच्चों को शुरू से ही अनुलोम विलोम, प्राणायाम और भी जो भी प्राणायाम है वो बच्चों को सिखाइए और बीच बीच में सिर्फ गहरी सांस लेना और छोड़ना ये भी हमें उन्हें सिखाना है। इससे क्या होगा, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा सुस्त होने लगेगा तो एकदम से वो जब बच्चा को नींद तब आने लगती है जब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब वो बीच बीच में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा तो उसका माइंड रिलैक्स भी होगा और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने से फिर ब्लड सर्कुलेशन उसका पूरे ब्रेन तक जाएगा और उसका ब्रेन एक्टिव रहेगा। और इसके साथ साथ बच्चों को मेडिटेशन की भी बचपन से ही आदत डालिए। जितना ज़्यादा बच्चा मेडिटेशन करेगा उतना ही माइंड उसका रिलैक्स होगा और जब माइंड रिलैक्स होगा तो वो और ज़्यादा लर्निंग करेगा। तो इसलिए ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को रिलैक्सेशन की आदत और मेडिटेशन और प्राणायाम जरूर बचपन से ही उनको सिखाइए। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, गुड स्लीप, गहरी नींद, अच्छी नींद। देखिए, एक स्टूडेंट को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अगर 7 से 8 घंटे की नींद भी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। अगर बच्चा रात को लेट सो रहा है तो वो उसके माइंड पर बुरा इफेक्ट होगा। लेट सोना भी समय से है और सोने से पहले भी जो वो एक्टिविटी करेगा 1 घंटे पहले, उसका भी पूरा उसकी नींद पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे बहुत सारे बच्चे टीवी देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि अगर वो टीवी और मोबाइल के साथ सोएंगे तो उनकी जो नींद है उसमें वही सब जो उन्होंने लास्ट प्रोग्राम देखे, लास्ट उन्होंने एक्टिविटी की मोबाइल में, वो सब उनके माइंड में चलता रहेगा, जिसकी वजह से उनकी जो नींद है वो क्वालिटी नहीं होगी। उसमें जो एक होनी चाहिए जिससे उनका माइंड पूरा रिलैक्स होगा। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो उनका जिस रूम में वो सोते हैं बच्चे, वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, बेड कंफर्टेबल होना चाहिए और सोने से पहले बच्चों को मेडिटेशन, ध्यान और प्रार्थना की अगर आदत डाल दें तो ये बहुत ही उनके लिए अच्छा होगा। अगर बच्चे प्रार्थना करके रिलैक्स होके सोएंगे तो वो सुबह भी अच्छे से, आराम से और फ्रेश होंगे, उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे एग्जाम टाइम में बहुत लेट नाइट तक पढ़ते हैं, वो भी उनके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। एग्जाम टाइम में भी बच्चों को समय से सुलाइए और उनको अच्छी नींद दीजिए, जिसको करने के बाद उनका ब्रेन पहले से और कहीं ज़्यादा वर्क करेगा। लेकिन क्योंकि पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, जब हम शुरू से सही ढंग से बच्चों को नहीं पढ़ाते तो लास्ट में प्रेशर होने की वजह से फिर बच्चों को देर रात तक पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके ब्रेन पर बैड इफेक्ट होता है। तो इसीलिए बच्चों को शुरू से ये आदत डालिए कि रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें, धन्यवाद करें हर चीज़ का जो भी उन्हें मिला है, और उसके बाद फिर वो पीसफुल इन्वायरमेंट में सोएं। ऐसा करने से बच्चे की ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, बैलेंस डाइट। कई बार क्या होता है कि एग्जाम टाइम में पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो खाने पीने के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। कई जो बच्चे फास्ट फूड वगैरह लेते हैं, इनसे बच्चों को कैलोरी तो पूरी मिल जाती है, लेकिन कई बार न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। हमारी बॉडी के लिए सभी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चों की जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते रहें। छोटे छोटे न्यूट्रिशन की वजह से कई बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे विटामिन सी अगर बच्चे की डाइट में कम है तो उसको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमें ये ऑब्जर्व करना है कि बच्चे की डाइट बैलेंस है या नहीं। अगर कोई न्यूट्रिशन कम हो रहे हैं तो उसको भी पूरा करना है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है। तो उसको भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए बच्चों को घर का बना हेल्दी फूड, फ्रूट, सलाद और प्रॉपर उनको दाल, सब्जी, रोटी, चावल, पूरा उनको हेल्दी डाइट दीजिए और फास्ट फूड अवॉइड कीजिए।
सिर्फ एग्जाम में नहीं, डेली भी उनको अगर वो बैलेंस डाइट लेंगे तो ये उनके बॉडी और माइंड के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उससे उनको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो फोकस कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी को कर पाएंगे। तो इसलिए डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, पढ़ाई एक तरफ है, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7, एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आपसे इसमें 4 पॉइंट ऐसे शेयर करूंगी जिसको आप यूज करके बच्चा बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाएगा। तो सबसे पहला है वीकली टेस्ट। कई बार क्या होता है, बच्चों की राइटिंग स्पीड कम होने की वजह से बच्चे एग्जाम छोड़ के आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बच्चे को आदत डालनी है कि वीक में एक बार वो अपनी स्टडी टेबल और चेयर पर बैठकर अपना एग्जाम खुद तैयार करे और खुद ही उसको सॉल्व करे। इससे क्या होगा, उसकी जो एक राइटिंग स्पीड है वो भी उसको पता चल जाएगा कि मेरी राइटिंग स्पीड कम है या ज़्यादा, जितना टाइम है उतने में मैं पेपर पूरा कर पा रहा हूँ या नहीं, और उसकी प्रैक्टिस भी होगी और वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाएगा कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के आंसर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जब वो वीकली अपना टेस्ट लेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में क्लियर होंगी। पॉइंट नंबर 2, कलरफुल पेन का यूज करें। कई बार बहुत सारी स्पेलिंग्स, बहुत सारे फॉर्मूले बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, वो बार बार भूल जाते हैं। तो उसमें ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, कलरफुल स्केच का यूज कर सकते हैं और उन्हें बड़ा बड़ा लिखकर याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कलरफुल चीजों को और बड़ी चीजों को ज्यादा याद रखता है। तो जब वो इस टेक्निक को यूज करेंगे तो उनको वो चीजें और वो स्पेलिंग्स जो उनको लर्न नहीं हो रही थी वो उनको आराम से याद हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 3, रिवीजन 2 बार करें। बच्चों को सिखाएं कि सबसे पहले जो उन्होंने लर्न किया है एक बार उसको आंखें बंद करके अपने माइंड में उसको रिवीजन करें और दूसरी बार उसको बोलकर या लिखकर रिवीजन करें। तो ऐसा करने से बच्चे की अच्छे से तैयारी हो जाएगी और वो जब मेन पॉइंट लिखकर देखेगा तो उसके माइंड में पूरा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, नोट्स बनाएं। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकता है, ताकि वो एग्जाम टाइम में रिवीजन में उसके लिए यूजफुल हो और फटाफट वो उसको पढ़कर बहुत जल्दी उसको सारे सिलेबस को अपना रिवीजन कर सकता है। तो ये हमने अभी 7 जो हमारा पॉइंट था उसको हमने डिस्कस किया, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8, प्ले एंड गेम्स। कई बार क्या होता है, एग्जाम टाइम में बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों का खेलना और एक्सरसाइज वगैरह सब बंद करा देते हैं, क्योंकि उनको रहता है कि बहुत सारा सिलेबस है, पहले उसको पूरा करना जरूरी है। इस चक्कर में वो बच्चे को खेलने भी नहीं देते हैं और कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करने देते हैं। ऐसा करने से बच्चा और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। अगर बच्चा रेगुलर जो एक्सरसाइज करता है या गेम्स खेलता है उसके लिए उसे जरूर समय दें, ताकि उसका माइंड और ज्यादा एक्टिव हो। खेलने से जो भी बच्चे के अंदर स्ट्रेस है वो सब बाहर आता है। एक्सरसाइज से भी उसका जो भी स्ट्रेस है वो कम होगा और उसका माइंड दोबारा से उसमें एनर्जी आ जाएगी और वो और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि एग्जाम टाइम में तो बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ प्ले एक्टिविटी या एक्सरसाइज जरूर कराएं, ताकि वो और ज्यादा उनका बॉडी और माइंड एक्टिव हो। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9, बच्चों को एक एक्सरसाइज कराएं जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को जो उनके बैड एक्सपीरियंस है, जो उनके पास्ट के एग्जाम के बैड एक्सपीरियंस है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि आपने लास्ट टाइम में भी एग्जाम ये वाला खराब कर दिया था, इसमें पहले भी नंबर कम आए थे, अब इसमें ज़्यादा मेहनत करो। तो ऐसा जब हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं तो एक तरह से हम उनके पास्ट को उनको दोबारा से उस पास्ट वाले एग्जाम में ले जाते हैं, जिसको याद करके उसके अंदर और भी कई तरह के डर बढ़ जाते हैं। तो बल्कि हमें उसकी बजाय क्या करना है, अगर पास्ट का कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको याद कराइए, अदरवाइज उसको नया बच्चे के माइंड में नए फ्यूचर के अच्छे इमेजेस उसको दिखाइए, उसको बताइए कि आप उसको एक एक्सरसाइज करा सकते हैं कि बच्चे को कहिए आंखें बंद करके बैठ जाए और वो महसूस करे
वो देखे कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया और बहुत अच्छा पेपर आया, मैंने सारे क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व कर लिए, सब मैंने पढ़ा हुआ था। और वो बच्चे को बताइए कि आप बहुत खुश हैं, इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी की थी और बहुत अच्छा आप एग्ज़ाम कर चुके हैं। तो इस तरह के जब हम बच्चे से टॉक करेंगे, बच्चे को अच्छे विजुअलाइजेशन कराएंगे, अच्छा उसको महसूस कराएंगे कि उसने कितना अच्छे से परफॉर्म किया और कितना अच्छा वो एग्ज़ाम देकर आया, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेट करके उसके कॉन्फिडेंस लेवल को और हमें बढ़ाना है। तो आज हमने डिस्कस किए 9 पॉइंट जिनको आप यूज करके अपने बच्चे की एग्जाम्स की जो टाइम है उसमें स्ट्रेस फ्री भी आप भी रहेंगे और आपका बच्चा भी, और आपका बच्चा एग्जाम में पहले से कई गुना ज़्यादा सक्सेस होगा, उसको एग्जाम में पहले से कई गुना ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो ये एग्ज़ाम तो कई बार बच्चों को देने पड़ते हैं, कभी वीकली टेस्ट, कभी यूनिट 1, यूनिट 2, कभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम, कभी फाइनल एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम्स तो चलते ही रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को शुरू से एक अच्छी प्लानिंग के साथ हम बच्चों को पढ़ाई करने के तरीके सिखाएं, ताकि वो एग्ज़ाम टाइम में नॉर्मल जिस तरह वो स्टडी करते थे उसकी तरह ही नॉर्मली आप वो एग्ज़ाम को दे पाएँ। तो आज मैंने आपसे शेयर किए 9 टिप्स। आपको मेरे 9 टिप्स कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं और बहुत अच्छे लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं पेरेंटिंग के बहुत सारे और नए नए वीडियोस बनाने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।